ऊर्जा। आपने देखा होगा कि विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, टीवी, पंखे इत्यादि को चलाने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है और जैसे ही विद्युत बंद होता है तो ये विद्युतीय उपकरण भी बंद हो जाते हैं। वैसे ही रेलगाड़ी, बस, कार, मोटर बाइक ये सभी को भी चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल की आवश्यकता होती है और अगर पेट्रोल या डीजल ख़त्म हो जाए तो ये चलना बंद कर देते हैं। वहीं हम देख सकते हैं जैसे पेड़ पौधे हो गए या हम हो गए, हमें अगर भोजन ना मिले या हम कुछ दिनों तक भूखे रहें तो हम में भी काम करने की शक्ति कम हो जाती है। हम ठीक तरह से अपने कार्य नहीं कर पाते हैं। तो इनसे हमें पता चलता है कि ऊर्जा या कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा होती है। क्षमता हमें ऊर्जा से ही मिलती है और ऊर्जा कई रूपों में पाई जाती है, जैसे विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा इत्यादि। विद्युतीय उपकरणों को विद्युत से ऊर्जा प्राप्त होती है। उसी प्रकार पेट्रोल व डीजल से वाहनों को ऊर्जा मिलती है। पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर अपना भोजन बनाते हैं और हम पेड़ पौधे तथा सब्जी, फलों इत्यादि को भोजन के रूप में लेकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस अध्याय में हम केवल यांत्रिक ऊर्जा का अध्ययन करेंगे, जो दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को समझने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। उसके लिए एक धातु की भारी गेंद को लेकर इसे गीले रेत से भरी ट्रे की सतह पर 20 सेंटीमीटर ऊंचाई से गिराएं। रेत पर जब आप इस भारी गेंद को गिराएंगे तो एक गड्ढा सा बनेगा, जिसकी गहराई को नाप लेंगे। इस क्रियाकलाप में गेंद को 40 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर की ऊंचाई से गिराकर बार बार देखेंगे। इससे आप निम्न प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे, जैसे गेंद ने किस कारण से रेत में गड्ढा बनाया, गेंद को भिन्न भिन्न ऊंचाई से गिराने पर गहराई में क्या फर्क पड़ा या गड्ढा सेम था, किस ऊंचाई से गेंद फेंकने पर गड्ढा सबसे अधिक गहरा बना और क्यों। इससे हमें यह पता चलेगा कि प्रत्येक वस्तु में गति के कारण एक ऊर्जा निहित होती है, जिसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। और इसी वजह से आप जब ये क्रियाकलाप करेंगे तो आप देखेंगे कि आप जितनी ज़्यादा ऊंचाई से गेंद को गिराएंगे उतनी ज़्यादा गहरा गड्ढा वहाँ पे बनेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा ऊंचा होगा उतना ज़्यादा उसमें गतिज ऊर्जा रहेगी। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के साथ बदलती है। समान द्रव्यमान की तेज गति करती हुई वस्तुओं में कम वेग से गति करती हुई वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गतिज ऊर्जा होती है। इसी कारण तीव्र वेग से गतिशील गेंद स्थिर विकेटों से टकराती है तो विकेट दूर गिर जाता है। आपने देखा होगा जब क्रिकेट में बॉल फेंकते हैं तो तेजी से आती हुई गेंद जब विकेट से टकराती है तो विकेट जो है वो दूर जाकर गिर जाते हैं, जबकि अगर धीरे से टकराती है तो विकेट ज़्यादा दूर तक नहीं गिर पाती। गतिज ऊर्जा की गणितीय व्याख्या। इसके लिए हम चित्र क्रमांक 10 में दिखाए अनुसार एक गति करती हुई वस्तु को देखते हैं। किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा विरामावस्था में शून्य होगी, क्योंकि इसमें कोई भी गति नहीं हो रही है, अर्थात गतिशील वस्तु में गति के कारण गतिज ऊर्जा होती है। मतलब अगर कोई वस्तु गतिशील है तभी उसमें गतिज ऊर्जा होगी, और अगर वह स्थिर है तो उसमें गतिज ऊर्जा शून्य होगी। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु पर इस वेग को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य के बराबर होता है। मतलब जो भी वस्तु है वह जिस वेग से गति कर रही है उस वेग से गति किए गए कार्य के बराबर उसका गतिज ऊर्जा होता है। गतिज ऊर्जा व किया गया कार्य। तो अगर हम m द्रव्यमान की एक वस्तु लेते हैं जो क्षैतिज तल पर रखी हुई है, उस पर एक समान बल F लगाते हैं, जिससे s दूरी तक वह वस्तु विस्थापित होती है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। हमने कार्य का सूत्र पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कार्य का
सूत्र होता है W=Fs। तो वस्तु पर लगने वाले बल के कारण मानो उसमें उत्पन्न त्वरण A हो। जब वस्तु पर कोई बल लगेगा तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा, जिसे हम A लेंगे। उसके बाद एक समान त्वरण A से गतिशील किसी वस्तु के प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v के तथा विस्थापन s के बीच संबंध होता है v² - u² = 2as, जिसे हम s = v² - u² 2a भी लिख सकते हैं। इससे और हम जानते हैं कि गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, F = ma। तो उपरोक्त समीकरणों से हमें प्राप्त होगा W = ma × v² - u² 2a। इसी को जब हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो W = 12 m v² - u², a कट जाएगा। तो यदि वस्तु की गति विराम अवस्था से प्रारंभ होती है अर्थात u = 0 रख दें तो हमारा u 0 हो जाएगा और फॉर्मूला आएगा W = 12 mv²। तो इस प्रकार अगर हम कहें तो किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यदि वस्तु स्थिर अवस्था से गति करती है तो किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो यहाँ पे होगा v वेग से गतिशील m द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान Ek = 12 mv²। यहाँ ऊर्जा की SI इकाई जूल होती है। कुछ उदाहरण में गणितीय उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें देखते हैं। 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु मीटर/सेकंड के समान वेग से गतिशील है। वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? वस्तु का द्रव्यमान 20 kg, वस्तु का वेग 5 मीटर/सेकंड। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हमको पता है, उससे हम वस्तु की गतिज ऊर्जा निकाल लेंगे जो होगा 250 जूल। एक और क्वेश्चन है, यहाँ कार का द्रव्यमान 200 kg दिया गया है तो उसके वेग को 36 किलोमीटर से 72 किलोमीटर तक बढ़ाने में किया गया कार्य निकालना है। द्रव्यमान दिया गया है, प्रारंभिक वेग दिया गया है, अंतिम वेग दिया गया है। इन वेगों को प्रारंभिक और अंतिम वेग हमें किलोमीटर प्रति घंटे में दिया गया है, जिसे हम मीटर प्रति घंटे में बदल लेंगे। इसे कैसे बदलेंगे? तो 36 किलोमीटर/आवर, किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर, तो 36 × 1000। और एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 60 × 60, तो ये हो जाएगा 360/36 अर्थात 10 मीटर/सेकंड। उसी प्रकार अंतिम वेग को भी बदल लेंगे तो अंतिम वेग आएगा 20 मीटर/सेकंड। अब कार की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को Ek = 12 mv² से निकाल लेंगे। फिर अंतिम ऊर्जा निकालेंगे 12 mv² से। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा में v 0 होगा और अंतिम गतिज ऊर्जा में u 0 होगा। इस प्रकार हमको कार की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और अंतिम गतिज ऊर्जा मिल जाएगी। फिर किया गया कुल कार्य निकालने के लिए गतिज ऊर्जा में परिवर्तन को देखेंगे। तो Ek2 मतलब अंतिम गतिज ऊर्जा को में से प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 30 किलो जूल। अब देखते हैं स्थितिज ऊर्जा।